अंतिम वर्ष के छात्र हैं और आप सभी को किसान दिवस के बारे में कुछ जानकारी देने आए हैं। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि आप सब जानते हैं कि कृषि हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है एक तरह से, और साथ ही साथ हमारे देश की 50 ईमानदारी मेहनत जिसकी शान है वह मेरे देश का किसान है। नमस्कार, मैं मोहित कश्यप, जिला सिरमौर, गांव पुरवाला का निवासी हूं। मैं आप सभी का यहां पर किसान दिवस पर बहुत ही आभार व्यक्त करता हूं, स्वागत करता हूं। हम आज के दिन को किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। आज पूरे भारत राज्य में, प्रबुद्ध राष्ट्र में किसान दिवस देश के हर कोने कोने में मनाया जा रहा है। इसका महत्व क्या है और किसान की हमारे देश में क्या महत्वता है, ये हम इसमें मना रहे हैं। आज के दिन को ही किसान दिवस क्यों मनाया जाता है? 23 दिसंबर ही क्यों ना 22 दिसंबर या जनवरी फरवरी क्यों नहीं? क्योंकि आज के दिन भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में जिला मेरठ के नूरपुर गांव में एक बहुत ही साधारण से परिवार में चौधरी चरण सिंह जी, जो कि हमारे भारत के 5वें पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनका जन्म दिवस था। 1902 ईस्वी में उनका जन्म हुआ। उनको किसानों का मसीहा बोला जाता है। वो इसलिए क्योंकि वो हमेशा गरीबों और जो किसानों को ऊपर उठाने की कोशिश करते थे। उन्होंने किसानों को एक बात ये कही कि अगर किसान खुशहाल नहीं होगा तो उस देश का कभी भी विकास नहीं किया जा सकता। इस संदर्भ में उन्होंने कई नीतियां चलाई तथा उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी द्वारा कह गई बात जय जवान जय किसान का नारा जो था उसका प्रोत्साहन करते हुए ये बताया कि किसान को आधुनिकता में कैसे अपने आप को प्रेरित करना चाहिए, कैसे आधुनिक खेती करनी चाहिए। इसके साथ साथ कृषि दिवस की जो स्थापना है वो वर्ष 2001 में की गई। तब से लेकर हम हर साल किसान दिवस को आज के दिन हर जगह पे मनाते जा रहे हैं। और किसान दिवस कैसे मनाया जाता है? जैसे कि आप सब जानते हैं, भारत देश एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर कृषि का महत्व बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि हमारी आधी से ज़्यादा जनसंख्या जो है वो कृषि पर निर्भर करती है। अगर किसान खुशहाल नहीं है तो देश का विकास कभी हो नहीं सकता। इसमें हम क्या करते हैं, किसानों को नई नई नीतियाँ जो हैं और सरकार ने क्या क्या स्कीमें चलाई हैं उनसे अवगत कराते हैं। और इसमें यह भी किया जाता है कि किसानों की क्या दशा है। हम कृषि वैज्ञानिक जो हैं हर दिन हर फार्मर के पास जाते हैं, उनकी विलेजेस में जाते हैं, उनसे इंटरेक्ट करते हैं, उनसे ये पूछते हैं कि आपकी फसल में क्या बीमारियां आई हैं, कैसे हम उन आपदाओं को बचने के लिए उनकी जानकारी देते हैं। विस्तारपूर्वक आपको बताया जाता है। कई तरह की वर्कशॉप और सेमिनार किए जाते हैं। जैसे कि आज हम आपके यहाँ एक छोटा सा एक गाँव में लेके आए, संतोषगढ़ में आपसे बातें करने आए हैं किस तरह से हम इस गाँव में जो भी बीमारी है उसका समाधान कर सकते हैं। इसी तरह से अंत में मैं अपने शब्दों को पूर्ण विराम देते हुए आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि किसान की खुशहाली है जहाँ देश का विकास है। और इसी के साथ साथ एक छोटी सी 4 लाइनों की मैं आपको कविता कहना चाहूँगा कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, शर्त ये है कि सीरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना हो आग कहीं, तेरे सीने में हो सही वो आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, वो आग जलनी चाहिए। धन्यवाद। मैं आपको इस किसान दिवस के अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूँ। और इस दिन आज मैं आपको किसानों के महत्व के किसान क्या है उसके बारे में बताता हूँ। त्याग और तपस्या का दूसरा नाम किसान है। किसान जीवन भर मिट्टी से सोना उत्पन्न करने के लिए परिश्रम करता है। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम अभिषेक नारंग है। मैं जिला श्रीगंगानगर का रहने वाला राजस्थान का निवासी हूँ। मैं अभी अंतिम वर्ष में चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। तो आप सभी इस बात से भली भांति वाकिफ होंगे कि किसान और खेती का क्या संबंध है और इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। परंतु जो ये रिश्ता बना या समय के साथ क्या बदलाव आया और आगे आने वाले समय में खेती के क्या प्रारूप होंगे हमारे भारत में, इस पे थोड़ी चर्चा करते हैं। तो जो हमारे देश में आज़ादी के टाइम खेती की जाती थी उसमें और आज में ज़मीन आसमान का अंतर है। तब बिना प्रबंधन के खेती की जाती थी, गोबर बीज फेंक के खेत में छोड़ दिया जाता था फसल को पकने। लेकिन आज जो हम प्रबंध के साथ फसल उगाते हैं, उस ज़माने में हमारी जो पैदावार थी आज के मुकाबले करीब 20% थी सिर्फ। तो इस सब को देखते हुए हमारी जैसे जनसंख्या भी बढ़ी, देश के ऊपर दबाव पड़ा जनसंख्या का, तो हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने अनेक अनुसंधान किए जिससे हमारी नई पैदावार, ज़्यादा पैदावार वाली वैरायटियाँ निकाली गई और किसानों ने भी अपनी खेती प्रबंध के साथ करनी शुरू की। तो इनका सबका मकसद एक ही था भी हमें जो 2-3 गुना कीमत पर बाहर वाले देशों से भोजन आयात करना पड़ता है वो ना करना पड़े। तो 1960 के दशक में आप सभी जानते होंगे हरित क्रांति आई। उसको मेक्सिको में नॉर्मन बोरलॉग नाम के एक साइंटिस्ट मेक्सिको में लाए थे।
इसे भारत में लाने वाले श्री MS स्वामीनाथन थे। तो इसमें 4 बातें कही गई भी हम उन्नत किस्मों का इस्तेमाल करेंगे खेती के लिए। दूसरा, हम जो है अर्ध बोनी वैरायटीज बोएंगे खेत में गेहूं और चावल की। तीसरा, हम रासायनिक खादों का इस्तेमाल करेंगे। और चौथा, हम सिंचाई जो करेंगे वो प्रबंध करके करेंगे और मशीनी उपकरणों का इस्तेमाल करेंगे। इसका अच्छे प्रभाव दिखने लगे हमें। हमारी जो देश ना कि सर्वसंपन्न बल्कि इतना अन्न उगाया जाता है आज देश में। 375 मीट्रिक टन हमारे जो देश की पैदावार है, इससे हम निर्यात भी कर सकते हैं। परंतु इस सब के दुष्प्रभाव दिखने लगे हमें। 375 मिलियन टन, इसके दुष्प्रभाव भी दिखने लगे। हम जो खेत में केमिकल डालते हैं उसकी वजह से जो हमारे जीवाणु जो मिट्टी में होते हैं वो मरते गए, हमारी ज़मीनें कम उपजाऊ हो गई। आज हम खाद भी डालते हैं तो उसके बाद भी हमारी उतनी फसल नहीं आती है। तो इन सब के कारणों को देखते हुए, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो हमारे जो सबसे भयंकर बीमारियां, कैंसर, डायबिटीज़ जिसको शुगर भी कहते हैं, और ब्लड प्रेशर की बीमारियां जो आजकल हर गांव में पाई जाती हैं, लगभग एक घर में एक मरीज तो पाया जाता है। तो इन सब को देखते हुए एक नई तरह की और कृषि वैज्ञानिकों ने अनुसंधान किए, जिसमें हम हाईटेक एग्रीकल्चर की बात करेंगे। प्रिसीजन एग्रीकल्चर भी बोला जाता है, स्मार्ट फार्मिंग भी बोल सकते हैं। तो इसमें हम सेंसर्स की मदद से, आपके गांव में पॉली हाउस होंगे, आपने देखा भी होगा, सेंसर्स की मदद से हम पता लगाते हैं अभी मृदा में कितना जो है हमारा पोषक तत्व है, कितने और डालना चाहिए हमें, और पौधे को कितनी पानी की ज़रूरत है। ये सब देख के हम उसमें नपा तुला जो है उसका आहार डालेंगे, जो पौधे का आहार जिसको कहेंगे, ताकि वो बर्बाद ना हो। हम अगर सिंचाई करनी है तो हम ड्रिप इरिगेशन से करेंगे ताकि पानी का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो, ताकि जो है पानी हमारा बर्बाद ना हो, जो हमारा फ्रेश वाटर है, साफ पीने वाला पानी। तो इन सब को देखते हुए एक तो हाईटेक एग्रीकल्चर है। दूसरा, हम बात करेंगे प्राकृतिक खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बात करते हैं। इससे हमारा ये जो पैदावार है वो थोड़ी कम होती है, लेकिन जो हमें क्वालिटी मिलती है, जो न्यूट्रिशन मिलता है फूड में, खाने में हमारे, वो बहुत अच्छा मिलता है। उससे हमारी जो बीमारियां वो कम होती हैं, और इससे जो हम जीवाणु है मिट्टी में, जो पौधे को उसका पोषक तत्व दिलवाते हैं मिट्टी में, अगर आप ऐसे खाद डाल देंगे जीवाणु नहीं होंगे तो कुछ फसल नहीं होगी खेत में। तो जीवाणुओं का ही सारा कमाल होता है। तो हम ये बढ़ाएंगे। हम खेत में अगर कीटों से बचाना है उसको, तो हम जीवामृत, नीम अस्त्र और इन सब का छिड़काव करेंगे। अगर हम बुआई से पहले 1 महीना पहले अगर हम सड़ा गला गोबर डालते हैं तो उससे बहुत फ़ायदा होता है फसल को। वर्मी कंपोस्ट डालते हैं तो इन सब से हमारी जो है धरा, वो जो मिट्टी है वो साफ रहती है, स्वस्थ रहती है और उपजाऊ रहती है, बंजर नहीं होती है। तो क्योंकि हमने धरती हमारे पूर्वजों से नहीं बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ी से उधार ले रखी है, तो हमें इसको स्वस्थ बना के भी चलना है, उपजाऊ भी रखना है, ताकि वो भी अपना जीवन यापन कर पाए। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। मेरा नाम अक्षय चौधरी है और मैं धर्मशाला का रहने वाला हूँ, और मैं कृषि विश्वविद्यालय का 4थे वर्ष का छात्र हूँ। आज किसान दिवस है, तो आप लोगों को किसान दिवस की शुभकामनाएँ। वैसे तो मेरा आज का टॉपिक है खेती-बाड़ी में समय की महत्व। आप लोगों के सामने वैसे मुंह खोलना छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि आप लोगों का इतना एक्सपीरियंस है, इतनी तो मेरी एज भी नहीं है, फिर भी मैं बोल दूँ। खेती-बाड़ी में समय बहुत महत्वपूर्ण है। खेती-बाड़ी में की जाने वाली गतिविधियों में बीजों की बिजाई, सिंचाई, वीड्स की मैनेजमेंट, बीमारियों की पहचान और समय पर उनकी रोकथाम शामिल है। बिजाई यदि समय पर ना की जाए तो हमें इससे बहुत सारे नुकसान झेलने पड़ते हैं। बिजाई समय पे इसलिए की जानी चाहिए क्योंकि हर फसल को उगाने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है। अगर वो टेम्परेचर का टाइम निकल जाता है तो हमारी क्रॉप जो है वो ग्रो नहीं करेगी और हमें यील्ड में इससे नुकसान होगा। जैसे कि हम गेहूँ लगाते हैं तो गेहूँ को लगाने के लिए कम से कम 20 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। इससे ज़्यादा या कम होगा तो नहीं चलेगा, हमारी वीट अच्छे से ग्रो नहीं करेगी। उसके बाद आता है सिंचाई। फसल को एक निश्चित समय पर पानी की आवश्यकता होती है। जैसे कि आप गेहूँ लगाते हैं, उसमें 21 दिन पे आप उसे पानी देते हैं, तो पानी इसलिए चाहिए होता है क्योंकि वो पानी ज़मीन में जाएगा, पौधा जो है वो उस पानी के साथ न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स ऐसे तो आएंगे नहीं, पौधा पानी एब्जॉर्ब करेगा, उसी के साथ न्यूट्रिएंट्स घुलेंगे और वो एब्जॉर्ब होगा। इसलिए पानी की बहुत ज़रूरत होती है खेतों में। और जैसे धान हो गया आपका, धान में आप खेत में 5 सेंटीमीटर तक का पानी खड़ा होना चाहिए, नहीं तो आपकी धान जो वो अच्छे से नहीं लगेगी। या फिर आपका खाली होंगे वो ग्रेन्स, लगे नहीं होंगे, चैफी ग्रेन्स होंगे, है ना। और उसके बाद होते हैं वीड्स। वीड्स होते हैं ऐसे पौधे होते हैं, जैसे आपकी घास उग जाती है खेतों में, उसको वीड्स बोलते हैं। वो
मतलब ऐसे तो वो compete करते हैं, मतलब कंपटीशन करते हैं, हमारे जो खाने वाली फसलें होती हैं उसके साथ कंपटीशन करेंगे और वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। हमारा जो मेन क्रॉप है जैसे आपका धान है, आपकी वीट है, ये अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगी उसकी वजह से। इसलिए आपको वीडिसाइड लगाने हैं अपने खेतों में। वीडिसाइड जैसे पोस्ट इमरजेंस होते हैं, प्री इमरजेंस होते हैं। प्री इमरजेंस का मतलब है कि आपने क्रॉप की बिजाई तो कर दी है, लेकिन अभी तक आपकी क्रॉप जागी नहीं है, उससे ज़मीन से दिखना नहीं शुरू हुई है, तो तब आप लगा देंगे उसको। और पोस्ट इमरजेंस मतलब आपका आ गया हुआ है, आपको खेत में दिख रहा है आपको, मतलब आपकी जो गेहूं लगाई है वो दिख रही है आपको, फिर उसके बाद आप करोगे तो उसको पोस्ट इमरजेंस बोलते हैं। जैसे कि हमने भी अभी केवी के फार्म में बीट लगाई हुई है, अभी हम उसमें क्लोडिनोफोप और मेट सल्फ्यूरोन का स्प्रे करके आ रहे हैं। उसमें वो पोएनो और वीड होता है, घास होती है, उसको बुई बोलते हैं यहाँ पे, है ना, उसका किया हमने, ठीक है। और मौसम, जैसे मौसम बदलता मौसम होता है, ठीक है, मौसम के ऊपर हमारा कंट्रोल तो है नहीं, इसलिए हमें क्रॉप को अगर मौसम के द्वारा किए जाने वाले नुकसान से बचाना है तो हमें सोइंग का टाइम जो एडजस्ट करना पड़ेगा। बिजाई का टाइम 5-10 दिन आगे कर दो, पीछे कर दो, है ना। इस चीज़ से हम उसको क्रॉप के लॉसेस को बचा सकते हैं। हमारे यहाँ अलग अलग टाइप की सॉइल्स होती हैं, मतलब कुछ टाइप के जो पदार्थ होंगे, न्यूट्रिएंट्स, केमिकल्स ही बोल दो, वो कुछ ज़्यादा होंगे, कुछ कम होंगे। अगर ज़्यादा होंगे तो भी क्रॉप अच्छे से ग्रो नहीं करेगी, कम होगी तो भी अच्छे से नहीं करेगी। जैसे कि हमारे पास एल्कली सॉइल्स हो गया। एल्कली मतलब उसका पीएच जो है वो 7 से ज़्यादा होगा। अब ये पीएच का पता कैसे चलेगा? आप जाएंगे सॉइल टेस्टिंग लैब केवी के विजिट करेंगे, वहाँ आप सॉइल टेस्ट करवाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पीएच ज़्यादा है। अगर पीएच ज़्यादा है तो मतलब आपकी क्रॉप अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगी। इसलिए आपको उसकी मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। मैनेजमेंट कैसे करेंगे? जिप्सम लाएंगे हम, ठीक है, दुकान से जिप्सम लाएंगे और वो अपनी क्रॉप में ऐड करेंगे, इससे उसका पीएच नॉर्मल आ जाएगा। और जैसे एसिडिक सॉइल्स होगी, एसिडिक सॉइल्स में जैसे उसमें H पॉजिटिव और एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी और उसका पीएच भी 7 से कम होगा। और इसके लिए हम जो है वो उसमें चूना डालते हैं खेत में, इससे जो हमारी नॉर्मल हो जाएगी क्रॉप। और जो अगर नॉर्मल सॉइल तो उसमें आप ऑर्गेनिक मैटर डालते रहो, FYM डाल दो, गोबर डाल दो, गोबर की खाद डाल दो, तो उससे आपकी जो सॉइल की हेल्थ भी मेंटेन रहेगी। और उसके बाद हमारी फसलों में ना अलग अलग टाइम पे मौसम की वजह से अलग अलग टाइप की बीमारियां आ जाती हैं। फंगल बीमारियां होती हैं, बैक्टीरिया भी करता है, वायरस भी करता है। जैसे फंगस में आ गया आपका वीट की रस्ट होती है, ठीक है, जिसमें आपको जो पत्ता होता है ना गेहूँ का, उसमें पीले पीले रंग के धब्बे बन जाएंगे, तो इससे भी हमें लॉसेस होते हैं बहुत ज़्यादा। उसमें दाना नहीं बनेगा, ऊपर जो सिट्टा होता है ना उसमें दाना नहीं बनेगा, तो उसके लिए आप जो वो क्या बोलते हैं फंजीसाइड स्प्रे कर सकते हैं। मैनकोजेब 2 किलोग्राम पर हेक्टेयर लगाना है आपने, ठीक है। और जो बैक्टीरियल डिजीजेस की पहचान करनी है आपने बैक्टीरियल ऊज टेस्ट के साथ। उसमें आप क्या करेंगे कि आपको लग रहा है कि ये क्रॉप अच्छे से ग्रो नहीं कर रही है, तो इसका कोई ना कोई कारण होगा, तो आप पौधे को नीचे से काटेंगे, ऐसे मतलब जड़ दिख नहीं चाहिए वहाँ से, ऐसे करके काटना है। और शीशे का गिलास लें, उसमें पानी डालें और ऐसे करके उसको इसमें डालें, शीशे के गिलास में डालेंगे तो आपका पानी जो है वो थोड़ा थोड़ा काले रंग का हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपका क्रॉप खेती जो है, फसल जो है, उसमें बैक्टीरिया के द्वारा करी जाने वाली डिजीज आ चुकी है। तो अब आपको उसकी मैनेजमेंट करनी है। मैनेजमेंट कैसे करेंगे? आप बैक्टीरियासाइड जैसे वो लगाएंगे, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, ऐसा आप स्प्रे करेंगे तो आपकी क्रॉप बच जाएगी। और फिर होती हैं हमारी वायरल डिजीजेज जो वायरस कॉज करता है। तो वायरस डिजीज का एक ही सिम्टम होता है कि हमारा प्लांट जो वो छोटा रह जाएगा हाइट में, वो ज़्यादा लंबा नहीं होगा और पत्ते भी जो वो गाढ़े हरे रंग के होंगे, नॉर्मल ग्रीन से नहीं, गाढ़े हरे रंग के होंगे और छोटे भी होंगे पत्ते। तो उसका वायरल डिजीज का एक ही सॉल्यूशन है कि आप पूरे पौधे को निकाल दो ताकि वो वायरस जल्दी से खेत में स्प्रेड ना कर जाए, नहीं तो आपकी पूरी ही क्रॉप खराब हो जाएगी। और बस ये सब था। और इन्हीं सब छोटी छोटी बातों। और कीड़े, है ना, फसलों में कीड़े पाए जाते हैं, जैसे दीमक लग जाती है, गेहूं में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है टर्माइट्स की, कीड़े लग जाते हैं। तो उसके लिए आपको सीड ट्रीटमेंट करना है। सीड ट्रीटमेंट किसके साथ करेंगे? क्लोरपाइरिफॉस केमिकल मिल जाता है दुकान में, उसके साथ आपको सीड ट्रीटमेंट करना है और छाया में थोड़ी देर सुखाना है बीज को, उसके बाद सोइंग कर देनी है। अगर फिर भी आ रहा है तो आपने खड़ी खेत में अपने क्लोरपाइरिफॉस का स्प्रे कर देना है, उससे आपकी मैनेजमेंट हो जाएगी इसकी और बच जाएगा। और इन्हीं छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के हम फसल को, उत्पादन को बचा सकते हैं और हानि से भी बचा सकते हैं। थैंक यू।